तकदीर बनाने वाले, तूने कोई कमी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। बस ऐसा ही हाल ईरान, इजराइल और पैलेस्टाइन के यहाँ रहने वाले आम लोगों के साथ हो रहा है। ऊपर वाले ने तो उनकी तकदीर बड़े ही स्वर्ण अक्षरों से लिखी थी, लेकिन नीचे वाले राजनेता और राजनीति, इन दो तराजू के पलड़े में यहाँ के लोगों की जिंदगी हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। दर बदर की ठोकरें, भूखमारी का सामना और हर दिन मौत की होली, यह उनके ज़िंदगी का आम हिस्सा बन चुका है। लेकिन शायद तुम्हें यह जानकर ताज्जुब होगा कि आज ये जो दो देश है, पर्टिकुलरली ईरान, इजराइल और पैलेस्टाइन, जो आपस में लड़ रहे हैं, कुछ ही साल पहले ये दोस्त हुआ करते थे। यानी ईरान, इजराइल और पैलेस्टाइन, ये तीनों देश जो है 80 साल पहले आपस में मिलजुल कर रहते थे, या बहुत ही दोस्ताना जैसा उनका स्वभाव था। तीनों मिलजुल कर रहते थे। पर्टिकुलरली जो है ईरान इजराइल को पेट्रोल या डीजल जो है सप्लाई करता था, और बदले में इजराइल जो है ईरान को मीन्स सिक्योरिटी इक्विपमेंट जो है वो देता था। और पैलेस्टाइन और इजराइल, ये दोनों जो देश है कुछ साल पहले एक साथ मिलजुल कर रहते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि ये जो देश है आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। तो चलो जानते हैं हम पैलेस्टाइन, ईरान और इजराइल के जंग की कहानी, जोगदन ज्योग्राफी के ज़बानी। जैसे ही हम इतिहास के पन्ने पलटाकर पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि 20th सेंचुरी के शुरुआत में या फिर 19th सेंचुरी के एंडिंग में जीविश लोग बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर यूरोप में रहते थे। पर्टिकुलरली जो है रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इस यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लाखों जीविश लोग जो है यूरोप में रह रहते हैं। और उसी दौरान जो है यूरोप के अंदर इन जीविश लोगों के ऊपर बहुत ही जुल्म, अन्याय, अत्याचार बढ़ रहे थे। जो यूरोप के लोग जो क्रिश्चियन थे, इन जीविश को जो है वो बहुत ही नफरत करते थे। इसीलिए जीविश लोग जो है अब यूरोप में नहीं रहना चाहते थे। और ऐसे ही हालात में उनके एक लीडर आगे आते हैं। उनका नाम था थियोडोर हेज़ल। और थियोडोर हेज़ल जो है यूरोप के अंदर एक मूवमेंट चलाते हैं, और उस मूवमेंट का नाम था ज़ायोनिज़्म या ज़ायोनिस्ट मूवमेंट। और उस मूवमेंट का एक ही मकसद था कि इस धरती पर जीविश लोगों के लिए खुद का अपना एक स्वतंत्र देश होना चाहिए था, जहां वो मान सम्मान के साथ जी सके। क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा था, उनके ऊपर जुल्म हो रहे थे। इसीलिए जीविश लोग यूरोप से कहीं और जाना चाहते थे, या फिर उन लोगों को इस धरती पर अपना एक खुद का स्वतंत्र देश चाहिए था। लेकिन कहाँ, ये सवाल था। फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो अब लौट चले, जहाँ से हम यूरोप में आए थे फिर से वही वापस चलते हैं। लेकिन अब 20th सेंचुरी में मीन्स पैलेस्टाइन या फिर जहाँ वो जाना चाहते थे वो देश अब खाली नहीं था, या वो जगह खाली नहीं थी। वहाँ हज़ारों लाखों अरब लोग जो है वहाँ रह रहे थे। अब वहाँ कैसे जाइए? और वहाँ जो है 20th सेंचुरी के शुरुआत तक जो है वहाँ ओटोमन एम्पायर का राज था। यानी ओटोमन एम्पायर वहाँ साम्राज्य करता था, और वहाँ ओटोमन एम्पायर के राज होने के कारण जो है वो जो है वहाँ जा भी नहीं सकते थे। इसीलिए थियोडोर हेज़ल जो ज़ायोनिस्ट मूवमेंट के मेन लीडर थे, वो पैलेस्टाइन जाते हैं। मीन्स यानी पैलेस्टाइन पहले एक कंट्री नहीं था। पर्टिकुलरली आज जो ईरान, सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन, आज ये जो देश है, पहले पूरे 20th सेंचुरी के शुरुआत तक जो है वो पूरे देश ओटोमन एम्पायर के अंडर थे, या फिर वो देश नहीं थे, ऐसा ही हम कह सकते हैं। मतलब अब वहाँ जहाँ ओटोमन एम्पायर का राज था वहीं जीविश लोग जाना चाहते थे। शायद ओटोमन एम्पायर ये उन्हें परमिशन भी नहीं देंगे। इसीलिए थियोडोर हेज़ल चलो एक कोशिश करते हैं और ओटोमन एम्पायर के राजा को जाकर मिलते हैं।
और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ हमें आने की परमिशन दें या फिर आप यहाँ हमें ज़मीनें खरीदने की परमिशन दें, लेकिन ओटोमन एम्पायर उन्हें वो परमिशन नहीं देते। फाइनली प्लान बी की ओर मुड़ते हैं और वो सोचते हैं कि वह ओटोमन एम्पायर के बजाय हम वहाँ के अरब लोगों से ही ज़मीनें खरीदी करेंगे तो क्या अच्छा हो सकता है। और वैसा ही होता है। ये जो जीविश लोग मीन्स यूरोप से इधर ओटोमन एम्पायर के अंदर आ जाते हैं, यानी आज के इज़राइल और पैलेस्टाइन में वहाँ के जो लोग थे, अरब लोग गरीब थे, उनसे वो जो लोग खेती खरीदते हैं और वहाँ खेती करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो जो है बहुत ही पावरफुल बनते हैं, क्योंकि जीविश लोग वहाँ खेती करने नहीं आते, वहाँ राज करने जो है वो आते थे। और वहाँ के जो अरब लोग थे वो थोड़े गरीब थे और जीविश लोगों की कल्चर और अरब लोगों की कल्चर बिल्कुल जो है वो अलग थे। जीविश लोग यूरोप से आए थे, वो हाईली मॉडर्न थे और यहाँ के जो अरब लोग थे वो अपनी संस्कृति परंपराओं के अनुसार अपनी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ा रहे थे। और नेचुरली जो है दो ग्रुप जिनकी कल्चर या संस्कृति कंप्लीटली अलग हो, शायद वो एक साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसा ही हो गया और धीरे धीरे जो है जब यूरोप से जो है यहाँ पैलेस्टाइन के अंदर जीविश लोगों की तादाद जो है वो बढ़ रही थी या उनकी माइग्रेशन जब पैलेस्टाइन में बढ़ रहा था, वहाँ के लोगों को वो मान्य नहीं था, इसीलिए दोनों के बीच में तनाव धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और इसी दौरान यूरोप के अंदर जो है 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और अब उन्हें लगता है, पर्टिकुलरली जो एलाइड पावर थे जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, उनको लगता है कि हमें अगर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध अगर हमें जीतना है तो शायद यूरोप में जीविश लोगों की सहायता बहुत ही ज़रूरी होती है। और इसीलिए जो है वो जीविश लोगों को कहते हैं, अगर तुम हमें इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए आप हमें सहायता करते हो तो हम तुम्हें तुम्हारे लिए तुम इस धरती पर खुद का जहां तुम जाना चाहते हो पैलेस्टाइन वो देश दे देंगे। यानी यूरोप में इंग्लैंड जीविश लोगों को प्रॉमिस करता है कि हम तुम्हें पैलेस्टाइन ये देश दे देंगे, यहाँ रहने की परमिशन दे देंगे। एक उन्होंने यूरोप में प्रॉमिस किया और दूसरा प्रॉमिस जो है उसी देश के लिए अरब लोगों को भी किया। अरब लोगों को कहा कि अगर आप हमें ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए हेल्प करोगे या मदद करोगे तो हम तुम्हें यहाँ तुम्हारे ही देश में तुम्हारे लिए खुद का एक नया एम्पायर क्रिएट करके देंगे। यानी ये थी यूरोपियंस की पॉलिसी, पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स की पॉलिसी। यानी एक ही देश के लिए दो लोगों को या दोनों रिलीजियस लोगों को, एक तरफ अरब को भी उन्होंने प्रॉमिस किया और दूसरी तरफ जो है वो जीविश लोगों को भी यूरोप में प्रॉमिस किया। और जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है 1918 में और एक साल पहले ही जो है वो जीविश लोग जो है जीविश लोगों के लिए वो डिक्लेयर कर देते थे बालफोर डिक्लेरेशन, जिसका नाम था बालफोर डिक्लेरेशन। ये जो बालफोर थे, सर आर्थर जेम्स बालफोर, ये जो 1914 से लेकर 1917 तक इंग्लैंड के फॉरेन सेक्रेटरी थे और उन्होंने जो है बालफोर डिक्लेरेशन के ज़रिए उनकी सहमति जो है जीविश लोगों को दे दी कि अब वो पैलेस्टाइन के अंदर रह सकते हैं। और उसी तरह एक ही देश के लिए उन्होंने दोनों को भी प्रॉमिस किया। इधर मिडल ईस्ट के अंदर या एशिया के अंदर जो है उन्होंने अरब को भी प्रॉमिस किया और यूरोप के अंदर जीविश लोगों को भी प्रॉमिस किया। अब नेचुरली जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, यूरोप में भी वो लड़ाई जीत जाते हैं, एशिया में भी वो लड़ाई जीत जाते हैं। और जब एशिया के अंदर जब वो लड़ाई जीत जाते हैं तो ओटोमन एम्पायर हार जाता है और ओटोमन एम्पायर जो है हारने के बाद वहाँ का पूरा इलाका, पर्टिकुलरली आज का जो है वो पैलेस्टाइन, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आता है, जिसका नाम दिया जाता है ब्रिटिश मैंडेट टेरिटरी। इस तरह जो है अब
जब जीविश को पता चलता है कि ये पूरा इलाका ब्रिटिशर्स के कब्जे में आया और उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था, तो इसीलिए लाखों लोग जीविश यूरोप से जो है वो इधर पैलेस्टाइन में आना शुरू कर देते हैं। और नेचुरली जब 1000 से लेकर बहुत ज़्यादा तक उनकी पॉपुलेशन अरब कंट्रीज़ में या पैलेस्टाइन में बढ़ जाती है, तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर से मीन्स जीविश और अरब लोगों के बीच के तनाव जो है वो बढ़ते जाते रहते। और उस वक्त उन्होंने मीन्स पर्टिकुलरली जीविश लोगों ने, उन्हें मालूम था कि कुछ ही साल के बाद ये जो है तनाव आगे ज़रूर बढ़ेंगे, इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के अंदर जो है वो बनाई थी और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था हगाना। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो है वो एक ही था कि मीन्स पर्टिकुलरली पैलेस्टाइन के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी कि हमारे लोगों की रक्षा करेगी। यानी हगाना ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जीविश जो लोग वहाँ रह रहे थे वो उनको प्रोटेक्ट करेंगी, ये मकसद था। धीरे धीरे जो है जीविश लोग यहाँ जो है अपना राज या अपनी हुकूमत जो है वो बढ़ा रहे थे, उनका एरिया जो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे थे और पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी और तनाव भी दोनों के बीच में बढ़ रहे थे। अब वक्त का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे यूरोप के अंदर 1930s 35 ये जब पीरियड आ गया, तब जर्मनी के अंदर जो है हिटलर का राइज होता है, हिटलर या एडोल्फ हिटलर का आगाज़ होता है और वो जर्मनी के अंदर मीन्स जीविश लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म जो है वो ढहाता है, या करीब करीब 7 से 8 लाख जीविश लोगों की जो है हत्या की जाती है। और उससे भी ज़्यादा कहीं कहीं रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यूरोप के अंदर हिटलर ने बहुत ही लाखों जीविश लोगों को ख़त्म किया था, उनके ऊपर जुल्म कर रहा था। और इसीलिए जो है ये अब पूरे यूरोपियंस के लग रहा था कि बाबा यहाँ के जीविश लोगों को कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन में जाना चाहिए। और फिर से 1930 के बाद मीन्स यूरोप से फिर से लाखों जीविश लोग जो है वो पैलेस्टाइन में आ रहे थे। अब यह तनाव हद से ज़्यादा बढ़ रहा था और धीरे धीरे जो है जब यूरोप के अंदर या विश्व में जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होता है 1945 को, तब जो है अब पर्टिकुलरली इंग्लैंड जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड बन चुका था, या आर्थिक परिस्थिति मीन्स इंग्लैंड की बहुत ही ख़राब हो गई थी। इसीलिए इंग्लैंड अब पैलेस्टाइन के अंदर अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और जैसे इंडिया में भी जो है मीन्स इंग्लैंड जो है अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इनके तनाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे। यानी अरब और जीविश लोगों पर कोई कंट्रोल जो है इंग्लैंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये इलाका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो है वो इंग्लैंड के कब्जे में था, जिसे हम ब्रिटिश मैंडेट टेरिटरी भी जो है वो कहते थे। अब इंग्लैंड पूरी तरह थक जाता है और फाइनली जो है ये पूरी जिम्मेदारी यहाँ के कंट्रोल की मीन्स इंग्लैंड यूएन के पास देता है या यूनाइटेड नेशन के पास देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यूएन एक प्लान जो है वो आगे लेकर आता है, मीन्स लेट्स डिवाइड द टू कंट्रीज, मीन्स इंग्लैंड या फिर यूनाइटेड नेशन प्लान लेकर यह आते हैं कि इस रीजन को जो है हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा जाएगा जीविश लोगों के और जिसको हम नाम देंगे इजराइल, दूसरा हिस्सा जाएगा अरब लोगों को, हम उसे नाम देंगे पैलेस्टाइन। लेकिन यूनाइटेड नेशन एक गलती करता है, भले ही ये जो पीरियड था 1920s 30s और 40s के बीच में, वहाँ उस इलाके में यानी आज के इजराइल और पैलेस्टाइन में जीविश लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी कंपैरेटिवली। अगर हम जीविश और अरब लोगों की पॉपुलेशन अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ उस वक्त अरब लोग करीब करीब 70% लोग अरब थे और 30 to 40% हार्डली 30% जो है वो जीविश लोग थे। फिर भी यूनाइटेड नेशन जो है जीविश लोगों को 56% वहाँ की लैंड जो है वो देते हैं और ओनली 43% जो एरिया जो है वो अरब लोगों को मिलता है। 56 43 आई थिंक 99 हो रहा है, 1% बच रहा है। जो 1% था वो जो है वहाँ की जो मेन होली सिटी थी जिसे जेरूसलम कहा था, उसे
इंटरनेशनल टेरिटरी डिक्लेयर किया जाता है। अब नेचुरली जो है जीविश लोग खुश होंगे, क्योंकि वो चाहते थे अपने लिए खुद का एक देश चाहते थे, वो अब उन्हें देश मिला, इसलिए जीविश लोग ये प्लान एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अरब लोग ये प्लान एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ 43% मिला था और उल्टा ये लोग उनके इलाके में आकर, उनके देश में आकर इनके ऊपर कब्जा करना चाहते थे। नेचुरली जो है अरब लोगों ने ये प्लान रिजेक्ट किया और उसी के 2-3 साल बाद मीन्स वहाँ के यानी जीविश के मेन पहले पंतप्रधान इस देश को आज़ाद देश बोलकर डिक्लेयर करते। वो थी 14 मई 1948। इस धरती पर एक नया देश आ जाता है, उसका नाम था इज़राइल। जैसे भी मीन्स इज़राइल देश आज़ाद बनता है, मीन्स आजू बाजू के जो 5 अरब कंट्रीज थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो टोटली जो है वो रिजेक्ट करते हैं ये प्लान। और मीन्स इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान, ये जो 5 अरब कंट्रीज जो है वो इज़राइल के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली जो है मीन्स ये लड़ाई जो है जो 5 अरब कंट्रीज वर्सेस अकेला इज़राइल ऐसी थी, फिर भी इज़राइल इन 5 देशों को हरा डालता है और ये लड़ाई जीत जाता है। यानी जैसे भी इज़राइल देश बनता है या एक नया देश आता है, कुछ ही दिनों के बाद या अगले ही दिन जो है ये 5 अरब कंट्रीज यानी उनके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन फिर भी इज़राइल जीतता है, क्योंकि इज़राइल ये लड़ाई जो है अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था और अरब कंट्रीज जो है वो आपस में बटे हुए थे, उनका अलग अलग स्वार्थ था और फिर से ये लड़ाई इज़राइल जीत जाता है। लेकिन अब जब इज़राइल ये लड़ाई जीतता है तब अब वो यूनाइटेड नेशन ने जो उन्हें 56% दिया था, अब वो इज़राइल जो है वहाँ 76% एरिया जो है वो अपने कब्जे में ले लेता है। यानी अब वो पूरा 76% उनके पास। लेकिन याद रखो क्या यहाँ के लोगों की किस्मत में, जब ये पहली लड़ाई मीन्स इज़राइल जीता है तो लाखों पैलेस्टाइन लोगों को अपना देश छोड़कर कहीं पराए देश में जाकर बसना पड़ता है। पर्टिकुलरली नेबरिंग कंट्रीज जैसे जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, यानी करीब करीब 7 लाख लोग अपने घरों को ताले लगाकर जो है मीन्स उधर दूसरे पराए देश में जाकर रह ले। और जो जहाँ कहीं अगर नहीं पाए तो उन्होंने रेफ्यूजी कैंप में वो लोग रहने लगे। आज भी लाखों लोग जो है रेफ्यूजी कैंप में हो रहे। आज भी जो है ये लड़ाई जो है वो चालू है। आज भी अगर हम टीवी जब भी ऑन करते हैं तो हमें ये लड़ाई की खबरें जो है इस टीवी पे दिखाई देते हैं। अब यानी 7 लाख, इसे अरब लैंग्वेज में नकबा कहा जाता है या फिर इसे कैटास्ट्रॉफी कहा जाता है। और कुछ ही सालों के बाद फिर से 20-25 साल के बाद यानी 1967 में फिर से इन अरब वर्सेस इज़राइल फिर से एक लड़ाई होती है और फिर से इज़राइल ये लड़ाई जीत लेता है। यानी अब इज़राइल यानी वहाँ उनका पूरा टेरिटरी, अपने पूरे उस इलाके में अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट्स, जिसे इजरायली सेटलमेंट्स कहा जाता है, और ये लड़ाई अब भी जारी है। इसका अंत कभी भी जो है किसी हथियारों से नहीं होगा। कोई भी लड़ाई अगर शुरू होती है तो ख़त्म, शायद कोई हथियार कितने भी पावरफुल हो, इजराइल कितना ही पावरफुल हो, कोई लड़ाई हथियारों से जीती जा सकती है पर इंसानियत नहीं। अगर हमें ये लड़ाई या पूरे यूरोपियन लीडर्स या वर्ल्ड लीडर्स को एक साथ आना चाहिए और वहाँ इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग, हज़ारों लोग आज भी टेंट में रह रहे हैं। भले ही पूरी दुनिया जो है आज ईद मना रही हो, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों को खाने के लिए जो है मीन्स लंबी लाइनें जो है लगानी पड़ती है। आज भी मीन्स समर हो, विंटर हो या मानसून सीज़न हो या फिर मीन्स हर सीज़न में ये जो लोग हैं, पर्टिकुलरली पैलेस्टाइन के लोग जो है, ये अपनी जंग जो है वो लड़ रहे हैं। और इस जंग की जो है शुरुआत भले ही मीन्स पुरानी हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जंग हमें सब पॉलिटिकल लीडर्स या वर्ल्ड लीडर्स को एक साथ आकर एक अच्छा सोल्यूशन निकालना चाहिए। थैंक यू।